ठीक है अपना भाई 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट फिजिक्स का पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे पूरा पूरा इस वीडियो में। चलो शुरू कर देते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। अ लाइट वेव डिस्क्राइब्ड बाय फंक्शन e इक्वल टू 60 साइन 3 इंटू 10 पावर 15 t प्लस साइन 12 इंटू 10 पावर 15 t। यहाँ दो वेव्स दी गई है हम लोग को, दो वेव्स दी गई है जिनको सुपर इम्पोज कराया गया है। ठीक, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेटल है, मेटल का सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन अपने को गिवन है फाई इक्वल टू 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन वाला जो बीम है ये इस पे ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें दो वेव्स है। The maximum kinetic energy of the photo electron is approximately, हम बीम टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, जिसकी अपने को क्या कैलकुलेट करके देनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग को मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन चाहिए। मैक्सिमम एनर्जी वाला क्या चाहिए, फोटोन चाहिए। E इक्वल टू क्या होता है, h इंटू व्यू, और ये मैक्सिमम वाला चाहिए। अब अपने पास दो टाइप के फोटोन है, एक 3 इंटू 10 पावर 15 वाला और एक ओमेगा इक्वल टू 12 इंटू 10 पावर 15 वाला। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां से मिलेगी, यहां से मैक्स फ्रीक्वेंसी। अब यहां से मैक्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या इक्वेशन होती है, साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू जो गिवन है किसकी है, ओमेगा की। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, 12 इंटू 10 पावर 15। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 12 इंटू 10 पावर 15। यहाँ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आया, 6 बाय पाई इंटू 10 पावर 15 हर्ट्स। ये आ गया फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे अपन लोग मैक्सिमम एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, h इंटू म्यू मैक्स। तो h का वैल्यू क्या होता है, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू म्यू का वैल्यू कितना हो गया, 6 बाय पाई इंटू 10 पावर 15। और ये जो वैल्यू आएगी जूल में, लेकिन हमको जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो अपन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ लेके जाएंगे। ई मैक्स इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6.6 इंटू 6 अपॉन पाई इंटू 10 पावर माइनस 34 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 10 पावर माइनस 19। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड किया जाएगा। 10 पावर माइनस 19 10 पावर माइनस 19 हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे वैल्यू बची हमारे पास ई मैक्स इक्वल टू 6.6 इंटू 6 अपॉन पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 1.6। इसको ना अपन अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व करेंगे ना तो हमारे लिए समझदारी रहेगी। ठीक है, इसको ना अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। 6.1.6 ये आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ये आ जाएगा वैल्यू क्या, इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 3 पे, 3 वन जा, और ये हो जाएगा 2 से थोड़ा कम वैल्यू आएगा। ठीक है, 2 से थोड़ी कम वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी यार, 1.9 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। तो 4 इंटू 1.9 ये वैल्यू कितनी देगा आपको, ई मैक्स इक्वल टू 8 से जो आएगी वैल्यू जो रहेगी वो 8 के आसपास रहेगी, 8 या फिर 8 से थोड़ी कम। ठीक है, चलो 8 मान लेते हैं लगभग लगभग। तो लगभग लगभग 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास मैक्सिमम एनर्जी आएगी। ठीक है, अब अपने पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई, ई मैक्स इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक, यहाँ अप्रोक्सीमेशन करना इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना कैलकुलेशन कौन करेगा। ठीक है, तो ई मैक्स का वैल्यू अपन लगभग लगभग लगाए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई का वैल्यू दिया हुआ था 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपने को पता करना था के मैक्स, ये इस साइड गया। तो 8 माइनस 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या आया, के मैक्स। तो वैल्यू रफली कितनी हो गई, ये हो गया 65.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की। चारों ऑप्शन देख लो, एकदम डिस्टिंक्ट है चारों ऑप्शन, दूर दूर तक मैच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट वैल्यू है हमारी ये कितनी है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आपका 26 नंबर प्रॉब्लम आया है इसका आंसर क्या लगा, 4। ठीक,
आगे भागते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन है भाई। इन इफ एन अल्फा पार्टिकल विथ एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी कितनी है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कितनी है? अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज बोम्बार्डेड ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। ठीक, गोल्ड फॉइल पे इसको बोम्बार्ड किया गया। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इट कैन रीच, आपको बताना है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अपन निकालना जानते थे, क्या लिखते थे भाई? जो भी काइनेटिक एनर्जी है अपॉन क्लोजेस्ट डिस्टेंस वो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या लिखोगे? के गोल्ड न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा? जेड इंटू अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 2e अपॉन आर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का जो वैल्यू आता है वो क्या हो जाता है? के 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ये वैल्यू सॉल्व कर दोगे तो ये क्या मिलेगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक, तो ये वैल्यू आएगा 2k का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, z का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, गोल्ड का एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 79, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 7.7 इंटू 10 पावर 6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा यहां से, आपके पास बचा क्या? 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 माइनस 6 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन नीचे सिर्फ बचा 7.7। ठीक, ये हो गया 9 टू 18 इंटू 10 पावर 3 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 7.7। 7.7 के टेबल में 79 कितने बार में आ जाएगा? 10 पॉइंट समथिंग समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक भाई, मॉडर्न फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10 पावर 3 इसके साथ चले गया, यहाँ क्या बचा? 18 इंटू 10 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 16। बोल रहे हैं भाई क्या पॉइंट समथिंग समथिंग चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 10 ही मान लेते हैं। तो 18 10 से ये कितना हो गया? 180। उसके बाद 180 को और मल्टीप्लाई कर दिए दो किससे? 1.6 से। और तो कुछ नहीं छूट रहा है ना मल्टीप्लाई करने के लिए। 2 9 79 1.6 बस। तो यहां आ जाएगा 18 इंटू 16 कर देते हैं। 18 इंटू 16, 6 8 जा 48 का 8, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10, 1 और 8, तो 8 8 2, तो आ गया 288 इंटू 10 पावर माइनस 16। तो रफली वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.88 इंटू 10 पावर माइनस 14 मीटर। हाँ 2 मिनट। तो अब ये 10 पावर माइनस 14 के साथ 2 पॉइंट में कौन सा ऑप्शन है? ये डी वाला। तो ये जो 27 आया इसका भी ऑप्शन रफली किस में मैच हुआ? 4 पे मैच हुआ। ठीक है, ठीक, ये अपना हो गया भाई फोर्थ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कैपेसिटेंस पे। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस सी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है? सी व्हेन देयर इज वैक्यूम विद इन द प्लेट, जब वैक्यूम है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर खाली है। तो सी का वैल्यू क्या? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। A sheet having thickness 1/3 the separation between plates and relative permittivity K is introduced between the plates। ठीक, ये जो कैपेसिटर प्लेट्स है इसके बीच एक शीट इंट्रोड्यूस करा दी गई जिसकी थिकनेस क्या है?
d/3। ठीक। द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज, आपको बताना है इस सिस्टम का नया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो नया कैपेसिटेंस के लिए आप एक सिस्टम ये लिए और एक सिस्टम ये लिए, ये हो गया d/3, तो ये बचा 2d/3। इसको दो कैपेसिटर बना दिए जो सीरीज में कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इसमें जो कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा है वो K है और यहाँ वैक्यूम है। तो यहाँ C1 का कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D/3 इंटू K। तो C1 का वैल्यू क्या आएगा, 3K एप्सिलॉन नॉट A/D, और C2 का वैल्यू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2D/3। 3 ऊपर चले जाएगा तो क्या आया, C2 का वैल्यू 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू C, तो C1 का वैल्यू क्या, 3KC, और C2 का वैल्यू क्या, 3/2C। C1 और C2 ये दो कॉम्बिनेशन हो गया। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ C नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू 3KC, C2 का वैल्यू 3/2C अपॉन 3KC प्लस 3/2C। ये आ गया नेट कैपेसिटेंस। तो ये क्या हो गया, 9/2 KC², 2 एलसीएम दे दिए यहां, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 KC प्लस 3C/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। C और एक C क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, 9KC अपॉन 6K प्लस 3। यहां 3 कॉमन कर दिए देंगे, तो 9KC अपॉन 3 इंटू 2K प्लस 1। 3 1 जा 3 3 जा, तो यहां नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आया, 3KC अपॉन 2K प्लस 1। ठीक, कौन सा ऑप्शन लग गया भाई, 3KC अपॉन 2K प्लस 1, थर्ड ऑप्शन लग गया आपका। कौन से क्वेश्चन का, 28। ठीक, आगे भागते हैं। ये अपना क्वेश्चन है अगला, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन लग रहा है। अ गैस बेस्ड हीटर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट 5 लीटर पर मिनट फ्रॉम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस टू 87 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 5 लीटर पर मिनट वाटर है, वाटर रनिंग एट 5 लीटर पर मिनट। 1 लीटर पानी का वजन होता है 1 किलोग्राम, तो ये हो गया 5 kg पर मिनट। या फिर अगर सेकंड में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, 5/60 kg पर सेकंड इक्वल टू मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। m/t का वैल्यू ये आपको गिवन है। ठीक है, इसके बाद द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ गैस इज, इसको गैस जला के गर्म कर रहे हैं। ठीक, तो गैस जला गर्म कर रहे हैं। टेक heat of combustion of gas equal to 5 into 10 power 4 जूल पर ग्राम। गैस को जलाते हैं, ऑन बर्निंग गैस कितनी एनर्जी निकलती है, 5 into 10 power 4 जूल पर ग्राम। ठीक, तो यहां लेट से ऑन बर्निंग x ग्राम गैस, ऑन बर्निंग x ग्राम गैस कितना एनर्जी निकलेगा, x ग्राम इंटू 5 इंटू 10 पावर 4 जूल बाय ग्राम। ग्राम ग्राम क्या हो गया, कैंसल। तो वैल्यू क्या आई, 5x इंटू 10 पावर 4 जूल। इतना एनर्जी अपने को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसको अपन पर सेकंड करेंगे तो पर सेकंड भी कर सकते हैं। रेट ऑफ बर्निंग गैस, रेट ऑफ बर्निंग गैस क्या हो जाएगा, 5x इंटू 10 पावर 4 जूल पर सेकंड। 1 ग्राम जला रहे इन 1 सेकंड लग देते। ठीक, डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, तो ये हो गया 5x इंटू 10 पावर 4 जूल पर सेकंड। इतना एनर्जी आउटपुट अपने को मिल रहा है। ठीक है, और पानी कितना गर्म करना है, 5/60, ये हो गया m/t। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, s का वैल्यू 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री
सेल्सियस। तो अपने को m/t दिया है, s दिया है, डेल्टा t दिया है, तो यहाँ पे अपन क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ हीट रिक्वायर्ड q डिवाइडेड बाय t इक्वल टू क्या आएगा, m/t s डेल्टा t, रेट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ये m/t का वैल्यू कितना था, वैल्यू m/t का वैल्यू है 5/60, 5/60, s का वैल्यू 4200, डेल्टा t का वैल्यू 60, 60 60 क्या हो गया, कैंसल। तो ये जो वैल्यू आई q/t का, ये कितना आया, 21,000 जूल पर सेकंड। अब भाई गरम कौन कौन कर रहा है, गैस, गैस के जलने से गरम हो रहा है, तो रेट ऑफ बर्निंग गैस के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, यही इसमें कंज्यूम हो जा रहा है, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड। पर सेकंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकंड क्या है, 5x इंटू 10⁴ जूल पर सेकंड इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड क्या है, q/t 21,000 जूल पर सेकंड। पर सेकंड कैंसल हो गया, जूल जूल कैंसल हो गया, x का वैल्यू सॉल्व होके मिल जाएगा। 10⁴ में से 3 0 यहां कट गए, 1 0 बच गया, ठीक। तो x इंटू 5 इंटू 10 इक्वल टू क्या आया, 21, 5 के टेबल 21 कितने बार में चल जाएगा, 4.2, तो x का वैल्यू यहां से कितना आया, 4.2 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कि 0.42 ग्राम पर सेकंड गैस जल रही है हर सेकंड, ठीक है, ग्राम पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन लग गया भाई, थर्ड, 29 का ऑप्शन लगा 3, ठीक। आगे भागते हैं। In a double slit experiment, the distance between the slits is 0.1 सेंटीमीटर। YDSE का सेटअप है, इसमें स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, d इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। स्क्रीन को कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम स्लिट्स प्लेन। When one slit is covered with transparent sheet, one slit is covered with transparent sheet of thickness t and refractive index n equal to 1.5, the central fringe shifts by 0.2 सेंटीमीटर। जो सेंट्रल फ्रिंज जो सेंटर पे बनना था, ये शिफ्ट हो गया कितना, शिफ्ट इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। यहां पे अपन फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, फ्रिंज शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब μ-1 t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, μ-1 t कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक। इसको अप्लाई कर देते हैं बस, इसमें तो और कुछ करना ही नहीं है। फ्रिंज शिफ्ट का वैल्यू दिया है 0.2 सेंटीमीटर, म्यू का वैल्यू दिया है 1.5 - 1, थिकनेस अपने को पूछा गया है, डी का वैल्यू दिया है 50 सेंटीमीटर, सब चीज सेंटीमीटर में है तो यूनिट भी चेंज नहीं करेंगे। स्मॉल डी का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो गया, हाँ ठीक। ये 0.1 इधर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर दो, बस नंबर बच जाएगा। 0.2 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.5 t इंटू 50, तो आया 2/100 इक्वल टू 0.5 t इंटू 50। 0.5 के टेबल में 2 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 50 नीचे गया, तो 4/50 इंटू 100 इक्वल टू क्या आया, t, ठीक। तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 1000 इक्वल टू आया t। 5 के टेबल में 4 कितने बार में जाएगा, 0.8, ठीक।
तो 0.8 को क्या लिख सकते हैं, 8/10। तो टी का वैल्यू आया 8/10 इंटू 1000। टी का वैल्यू क्या आया, 8 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये आ गया थिकनेस ऑफ द स्लिट। कौन सा ऑप्शन लग गया भाई, ए। 30 का ऑप्शन लगा अपना 1। ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला है, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर रेडी। आगे भागते हैं। ये अपने को एक लॉजिक सर्किट दिया है, इसको अपने को देख के बताना है कि ये कौन सा गेट बना रहा है। ठीक है, तो इसमें यार सबसे अच्छा ना हिट एंड ट्रायल करके देख लो, सबसे इजी टेक्निक वही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या इनपुट दे दो, ए पे 0, बी पे 0। ए पे 0, बी पे 0। अगर अगर ये और गेट हुआ तो और गेट में 0 प्लस 0 क्या हो जाता है, 0। एंड गेट में भी 0 इंटू 0 0। नैंड गेट के लिए 0 इंटू 0 0, और उसका उल्टा कर दोगे तो 1। नैंड गेट में 0 0 पे क्या आना था, 1। और नॉर गेट में भी 0 0 पे क्या आना था, 1। तो अगर और एंड हुआ तो 0 आएगा आउटपुट, नैंड या नॉर हुआ तो आंसर 1 आएगा। चलो करके देखते हैं। इधर से आप 0 0 इनपुट दोगे ए पे, तो 0 0 इनपुट ए पे दोगे तो 0 0 यहां सेपरेट हो जाएंगे। 0 0 क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यहां दिए 0 0 0 0 दिए तो ये 0 प्लस 0 0, 0 का उल्टा यहां गया 1। ठीक, ये आ गया 1। अरे यार, चलो रुकना ना। ठीक, यहां पे भी सिमिलर आउट इनपुट दोगे 0 0, तो यहां पे 1 आएगा। 1 1 ऐड होगा तो 1 और 1 का कितना हो गया, 1, और 1 का उल्टा 0। फिर यहां आया 0 और 0। तो ये अपना लास्ट सेटअप क्या बचा हुआ है, 0। फिर से नॉर गेट है, 0 0 को ऐड किए तो 0, और आउटपुट आ गया 1। आउटपुट मिला हमको 1। या तो ये नैंड है या तो ये नॉर है, और एंड ये नहीं है। ठीक, सबसे पहला चेकिंग कर लिए। अब नैंड और नॉर में सेपरेशन कहां पे पड़ता है, 1 0 पे। देखो, अगर ए पे 1 दे दिए और बी पे 0 दे दिए, तो अगर नैंड और नॉर होता ये, तो नैंड के केस में क्या होता, बना के देख लो भाई, दिमाग मत लगाओ। तुम देते 1 और 0, तो 1 इंटू 0 0, और 0 का आउटपुट क्या मिलता, 1। ठीक, नॉर में क्या होता, 1 0, 1 प्लस 0 1, और 1 का आउटपुट क्या मिलता, 0। तो 1 0 इनपुट देने पे अगर 1 आया तो नैंड, 1 0 इनपुट देने पे अगर 0 आया तो नॉर। तो अपना नेक्स्ट इनपुट क्या है, 1 और 0। अब 1 और 0 पे मारियो खेलेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, 1 और 0 से चालू कर लेते हैं एक बार सेटअप को। अब यहां देंगे ए पे 1, बी पे 0। तो 1 1 देंगे तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 1, और 1 का उल्टा 0। 0 0 दिए तो 0 प्लस 0 0, और 0 का उल्टा 1। तो एक आया 0, एक आया 1, तो 0 प्लस 1 1, और 1 का उल्टा 0। फिर 0 0 दिए, 0 और 0, तो 0 0 का एडिशन क्या, 0, और 0 का उल्टा क्या, फाइनल आउटपुट आ जाएगा 1। फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। बना देते हैं 1। ठीक, तो अपन अभी डिसाइड किए थे, अगर 0 और 1 का आउटपुट 1 आया तो ये कौन सा गेट है, नैंड। और 0 और 1 का आउटपुट 0 आता तो ये नॉर। तो ये नॉर भी नहीं है, एंड भी नहीं है, और भी नहीं है। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। तो आउटपुट क्या आ गया, 1। तो यहां कौन सा गेट फाइनलाइज हुआ, नैंड गेट। ठीक, तो यहां अपना ऑप्शन कौन सा लग गया भाई, ऑप्शन नंबर 2। 31 का कौन सा ऑप्शन लगा, 2। ये सबसे सिंपल तरीका रहता है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का। आंसर, आगे भागते हैं। 32। A 4 kg mass moves under the influence F equal to 4t cube minus 3t, ये I cap और ये J cap, where t is in second if mass starts moving from origin at t equal to 0। t equal to 0 पे पार्टिकल x y 0 पे था। The velocity and position after t equal to 2 second is।
तो F इक्वल टू यहाँ क्या लिख लेंगे, F इक्वल टू लिख लेते हैं m इंटू a इक्वल टू 4t क्यूब आई कैप माइनस 3t जे कैप। m का वैल्यू 4 kg था, तो 4a इक्वल टू 4t क्यूब आई कैप माइनस 3t जे कैप। तो a का वैल्यू यहां से क्या आ गया, t क्यूब आई कैप माइनस 3/4t जे कैप। a को क्या लिख सकते हैं अपन, dv बाई dt इक्वल टू t क्यूब आई कैप माइनस 3/4t जे कैप। तो dv का वैल्यू क्या आ गया, t क्यूब dt आई कैप माइनस 3/4t dt जे कैप। इंटीग्रेट कर देंगे तो v का वैल्यू क्या आएगा, t पावर 4/4 आई कैप माइनस 3t पावर 2/4 इंटू 2 जे कैप। लिमिट रख दिए इसमें, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2, 0 से 2 t पावर 4/4 0 से 2 आई कैप माइनस 3/8 t स्क्वायर 0 से 2, ये हो गया जे कैप। तो ये हो गया 2 पावर 4 हो गया 16/4 आई कैप 0 से v। तो v का वैल्यू क्या आया, 16/4 आई कैप माइनस 3/8 टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको पुट नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4। तो v का वैल्यू कितना आया, t इक्वल टू 2 सेकंड पे 4 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप। 4 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप, ये ऑप्शन दो जगह दिख रहा है, 1 में और 3 में, यानी कि वेलोसिटी या तो a पे है या तो 3 पे है। अब अपने को पोजीशन पे सर्च करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आई है, v इक्वल टू t पावर 4/4 आई कैप माइनस 3/8 t स्क्वायर जे कैप। v की जगह क्या रख देते हैं, dx बाई dt, dx बाई dt इक्वल टू t पावर 4/4 आई कैप माइनस 3/8 t स्क्वायर जे कैप। dt से ट्रांसपोज हो गया, तो dx का वैल्यू क्या आया, t पावर 4/4 dt आई कैप माइनस 3/8 t स्क्वायर dt जे कैप। दोनों साइड इंटीग्रेशन करके देंगे, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक। तो t पावर 4 का क्या हो जाएगा, t पावर 4 का हो जाएगा t पावर 5/5 इंटू 4 आई कैप माइनस 3/8 इंटू t क्यूब बाय 2 + 1 नीचे आ गया 3, ये हो गया जे कैप। तो x का वैल्यू क्या आया, t पावर 5/20 आई कैप माइनस 3 से 3 कैंसल हो गया t क्यूब बाय 8 जे कैप, ये आ गया वैल्यू। इसमें लिमिट पुट करा देंगे, कहां से कहां तक, 0 से 2। तो x इक्वल टू 0 से r कर देते हैं, यहां 0 से r तक गया, r वेक्टर 2 पुट कराए तो 2 पावर 5/20 आई कैप माइनस, इसमें भी 2 पुट करा देते हैं, 2 पावर 3/8 जे कैप, और 0 पुट कराएंगे तो ये पूरा टर्म तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो r वेक्टर का वैल्यू आया 2 पावर 5 का वैल्यू 32/20 आई कैप माइनस 8/8 जे कैप। 4 के टेबल में 5 बार में 20, 6 7 8 बार में ये वैल्यू आ जाएगा। तो r इक्वल टू 8/5 आई कैप माइनस 8/8 1 जे कैप, 8/5 आई कैप माइनस जे कैप। कौन सा ऑप्शन लग गया भाई, 32 का 3, 32 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आर मैच नहीं किया फर्स्ट ऑप्शन में, तो 32 का थर्ड। आगे भागते हैं। A current carrying solenoid is placed vertically, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसको वर्टिकली प्लेस किया गया है कुछ इस तरीके से, एंड अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल मास m है और चार्ज क्या है, q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। द पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, पार्टिकल ये एक्सिस पे ही मूव करता है। इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ठीक, तो इसमें सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है भाई वो उसके एक्सिस के अलॉन्ग होती है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और जो चार्ज भी मोशन कर रहा है वो इसी डायरेक्शन में कर रहा है। अच्छा, ये चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक, चार्ज अगर इसी डायरेक्शन में रहा तो करंट भी इसी डायरेक्शन में। इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस चार्ज पे मास भी था m, तो इसमें फोर्स लगेगा mg। अच्छा, एक फोर्स और लगना पॉसिबल था, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, क्यू वी क्रॉस बी या फिर क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ साइन एंगल कितना है, दोनों के बीच चार्ज के मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, जीरो। मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ग्रेविटेशनल force. If g is the acceleration due to gravity, then acceleration of the charged particle would satisfy condition F equal to ma, a equals g, because magnetic force is zero. तो a equals g, 33rd का कौन सा ऑप्शन लग गया, 3। ठीक, आगे भागते हैं भाई। An aluminium and steel rod having same length and cross section are joined to make total length of, एक रॉड बनाई गई जिसकी टोटल लेंथ कितनी थी 120 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, और दो रॉड थी जिनका लेंथ सेम था, मतलब दोनों रॉड का लेंथ कितना रहा होगा 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ठीक, एट 30 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री सेल्सियस। The coefficient of linear expansion of steel is 24 into 10 power minus 6 per degree Celsius, and alpha 2 equal to 1.2 into 10 power minus 5 per degree Celsius. The length of composite rod when temperature is raised to 100 degree Celsius. आपको बताना है final length of composite rod when temperature becomes 100 degree सेल्सियस। तो डेल्टा टी का वैल्यू यहां पर निकाल लिए, T2 माइनस T1, तो आया 70 डिग्री सेल्सियस। दोनों रॉड का एक्सपेंशन अलग अलग होगा, लेकिन एक साथ चाहे भी तो निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, डेल्टा एल इक्वल टू अपन क्या लिखते, टोटल एल अल्फा डेल्टा टी, टोटल लेंथ अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आ गया टोटल चेंज इन लेंथ। ठीक, दोनों रॉड अपने अपने हिसाब से एक्सपैंड होगी। तो L1 का वैल्यू कितना था 60 सेंटीमीटर, अल्फा 1 का वैल्यू कितना था, यार L और L दोनों के लिए कॉमन है, L को कॉमन कर देते, लेंथ दोनों का सेम है, तो L डेल्टा टी भी दोनों के लिए सेम है, तो यहां ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अच्छा, कितना कितना लेंथ था रॉड का 60 सेंटीमीटर, ये हो गया ये L टोटल है। ठीक है, इधर L1 L2 है। एक रॉड का लेंथ था 60 सेंटीमीटर, डेल्टा टी का वैल्यू 70, अल्फा 1 का वैल्यू 24 इंटू 10 पावर माइनस 6, अल्फा 2 को भी उसी टर्म में लिख लेते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन 10 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 प्लस 12 इंटू 10 पावर माइनस 6, 12 प्लस 24 ये हो गया 36, तो 60 सेंटीमीटर इंटू 70 इंटू 36 इंटू 10 पावर माइनस 6, इतना सेंटीमीटर अपना क्या आएगा चेंज इन लेंथ, ये अपना है डेल्टा एल का वैल्यू। तो 60 इंटू 70 ये हो गया 4200 इंटू 36 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो 42 इंटू 36 और कर लेते हैं, 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 6 4 24 और 125, 42 3 126, 2 1 1 ये हो गया 5 1 1 5 1 2 0 0 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो ये सारे के सारे नंबर डेसिमल में चले जाएंगे, तो डेल्टा एल का वैल्यू आया 0.151200,
ये आ गया चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का वैल्यू क्या रहा होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू 0 पॉइंट, जितना अपना सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 1 डेसिमल का है, चल 2 डेसिमल ले लेते हैं, 1.5, जो आंसर में सिग्निफिकेंट डेसिमल दिया है वो दे दिए। तो L2 इक्वल टू L1 का वैल्यू 120 प्लस 0.15, तो L2 का वैल्यू यहां से कितना आया, 120.15 सेंटीमीटर। ठीक, कौन सा ऑप्शन लगा, ए 34 का फर्स्ट। ठीक, आगे भागते हैं भाई। 35, along a 1 meter long metal rod AB complete circuit as shown in the figure। एक लॉन्ग मेटल रॉड है, 1 मीटर की लेंथ वाली एक रॉड है, ये कंप्लीट करती है सर्किट। द एरिया ऑफ द सर्किट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B का वैल्यू कितना है, 0.1 टेस्ला। If the resistance of total circuit R is equal to 2 ohm, the force needed to move the rod towards right with constant speed, अपने को इस रॉड को constant speed से मूव कराना है, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, कितने स्पीड से, V इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए हम लोग को फोर्स पता करके देना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग, ये रॉड मोशनल है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे लगेगा मोशनल ईएमएफ E इक्वल टू बवाल BVL। B का वैल्यू 0.1, V का वैल्यू 1.5, लेंथ का वैल्यू 1 मीटर, तो ईएमएफ आ गया कितना, 0.15 वोल्ट, ये आ गया ईएमएफ। अब इस ईएमएफ के कारण एक करंट आया होगा, करंट का वैल्यू कितना हो गया। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखेंगे, स्पीड को क्या मेंटेन करना है, कांस्टेंट, तो ईएमएफ भी कांस्टेंट हो गया। करंट का वैल्यू क्या है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो 0.15 बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू 2। ठीक, तो ये आ गया करंट। करंट आने के बाद अब किसी रॉड में अगर करंट कैरी कर रहा हो, करंट हो इस रॉड में, अगर करंट फ्लो कर रहा हो, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यहां क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड, इसका वैल्यू क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड का वैल्यू F मैग्नेटिक इक्वल टू ILB, साइन एंगल तो 90 है दोनों के बीच, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो क्या लिखोगे, ILB। अच्छा, I का वैल्यू क्या लिखे, EMF बाय रेजिस्टेंस, EMF बाय रेजिस्टेंस L इंटू B, EMF का वैल्यू क्या था, BVL, तो फॉर्मूला भी याद करके रख लो इसका, इंटू L इंटू B डिवाइडेड बाय R। तो यहां मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय नीचे R है, बिलवा स्क्वायर बाय R, V पे स्क्वायर नहीं है, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, इसको पुट करा दो, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इसको रोकेगा अंदर डायरेक्शन में लगा के। इसके इक्विवेलेंट अगर फोर्स लगा देंगे तो ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, नेट फोर्स 0, तो नेट एक्सेलरेशन क्या, 0, और वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट। तो इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स ही हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूले में पुट करा देते हैं सब। B का वैल्यू कितना था, 0.1 स्क्वायर, L का वैल्यू 1 स्क्वायर, V का वैल्यू 1.5 ना, 1.5 बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू 2। तो यहां मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, ये हो गया 0.01 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2। सारे डेसिमल को ना अपन पावर में लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू 15/10 इंटू 2, तो ये कितना आया, 7.5/1000। ये क्या हो गया, 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन का हमको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको कांस्टेंट मोशन में रखने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन लग गया भाई, 35 का नंबर 1। ठीक, आगे भागते हैं। 36 ये अपना डायमेंशनल एनालिसिस का प्रॉब्लम है। कंसिडर अ मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन P प्लस A बाय BT स्क्वायर प्लस रो G H प्लस BT प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये आपको बर्नौलीज थ्योरम का एक मॉडिफाइड इक्वेशन दिया है। तो भाई यहां होमोजेनिटी के हिसाब से यहां पे होना क्या था, P0 प्लस रो G
एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा प्रेशर के बराबर है, तो ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसका जो डायमेंशन बनेगा वो प्रेशर जैसा बनेगा। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ए बाय बी टी स्क्वायर इक्वल टू, प्रेशर का यूनिट हो गया न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, ठीक। और ये जो एच वाला टर्म है तो एच प्लस बी टी, तो इसका यूनिट किसके जैसा होना चाहिए था, डिस्टेंस के जैसा, हाइट के जैसा। तो बी टी इक्वल टू क्या लिख दिए, मीटर। तो यहां से बी का यूनिट निकल आएगा, बी इक्वल टू मीटर बाय टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। टी हैज डायमेंशन ऑफ टाइम बताया गया था, तो बी का डायमेंशन आ गया मीटर बाय, यूनिट आ गया मीटर बाय सेकंड, तो इसका डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन एम जीरो, एम जीरो एल टी माइनस वन, ये कितने में आ गया, सी और डी 3 और 4 में दिया है एल टी माइनस वन। अब बचा ए के लिए, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए इक्वल टू न्यूटन इंटू टाइम स्क्वायर, मतलब ये हो गया सेकंड का स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर इंटू बी, इंटू क्या रहा होगा बी, बी का यूनिट क्या है, मीटर बाय सेकंड। तो ए का क्या आ गया, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, बी का वैल्यू आया मीटर बाय सेकंड। तो एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो ए का वैल्यू क्या आया, न्यूटन इंटू सेकंड बाय मीटर। अब इसको ओपन आउट कर लेते हैं। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड बाय मीटर। हाँ ठीक, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल, सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, तो यहाँ ए का जो यूनिट बना वो बना केजी डिवाइडेड बाय सेकंड। केजी डिवाइडेड बाय सेकंड का डायमेंशन क्या लिखोगे, m1 L0 t माइनस वन, m1 L0 t माइनस वन। तो ये पेयर कौन सा मैच हुआ, एल टी माइनस वन और एम टी माइनस वन। एम टी माइनस वन और एल टी माइनस वन कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, 4, 36 का 4, ठीक। आगे भागते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा फ्लूइड का, बर्नौलीज थ्योरम पे एक और क्वेश्चन वेंचुरी मीटर बना के दिया है हमको। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर, वाटर फ्लो कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब से एज शोन इन द फिगर। द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन वाटर कॉलम्स इन वर्टिकल ट्यूब्स, जो ये ट्यूब्स दी हुई है ऊपर जो बना के, इनकी हाइट में कितना डिफरेंस दिया है हमको, दोनों ट्यूब की हाइट में डिफरेंस दिया है हमको 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिया है, ठीक है। ये अपनी ट्यूब बनी हुई है ऐसे फैंसी सी, ठीक। ड्राइंग भाई अभी अब नहीं होगी, ठीक है। हाइट का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी, ए पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट ऑफ फ्लो विल बी, रेट ऑफ फ्लो का वैल्यू आपको पता करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, एरिया इंटू वॉल्यूम। तो यहां पे अपन बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे कौन कौन से पॉइंट के लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट ए इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट बी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो जी एच ए, रो जी एच ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे, रो जी एच बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर, ठीक। ये लिख लिए। तो यहां v वाले सारे टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो हाफ रो इस साइड आएगा तो हाफ रो कॉमन हो गया, वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे, रो जी एच बी माइनस एच ए। अब देखो एच ए ज्यादा ऊपर था तो ये जो रिजल्ट आएगा ये नेगेटिव आएगा, एच बी नीचे है एच ए ऊपर है, तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं जी इंटू -5 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ वी ए स्क्वायर माइनस वी बी का
स्क्वायर। यूनिट चेंज नहीं की, यूनिट लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया अपनी इक्वेशन 1 बन गई। पहली इक्वेशन बर्नौलीज थ्योरम से आई। दूसरी इक्वेशन आएगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। लेट से ए रीजन में जो स्पीड है वो कितनी है, v1, और A2 वाले रीजन में स्पीड जो है वो है v2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या लिखते, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक। तो A1 का वैल्यू क्या था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V1, A2 का वैल्यू क्या था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आया 6V1 इक्वल टू 3V2, या फिर V1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। 3 1 जा 3 2 जा, तो V1 इक्वल टू V2 बाय 2। V1 पे VA है, V2 पे VB बाय 2, VA इक्वल टू VB बाय 2। तो ये वैल्यू को यहां पुट करा देते हैं भाई। तो हाफ VA का वैल्यू क्या हो गया, VB बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस VB का स्क्वायर इक्वल टू G इंटू -5 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन 2 थी, 2 को पुट करा दिए किसमें, 1 में। तो ये वैल्यू क्या हो गई, हाफ VB स्क्वायर बाय 4 माइनस VB स्क्वायर इक्वल टू G इंटू -5 सेंटीमीटर। तो 1/2 इंटू ये क्या आया -3/4 VB स्क्वायर इक्वल टू G इंटू -5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। इस सेंटीमीटर को अब मीटर में लिख देते हैं, इसका कोई और वो कटता हुआ नहीं दिख रहा है कहीं पे। तो क्या आया 3/8 VB स्क्वायर इक्वल टू G इंटू 5/100, ठीक। तो यहां से VB स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 ऊपर 3 नीचे, 8 इंटू 5 G बाय 300। तो VB का वैल्यू यहां से आ गया रूट ओवर 8 5 40, 40 10 400, 400 बाय 300, दोनों कट गया। तो ये आया रूट ओवर 4/3। ये आ गया VB का वैल्यू, ठीक। VB का वैल्यू आ गया। वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या लिखते थे, वॉल्यूम, ये यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल टू लिखते थे एरिया इंटू वॉल्यूम। बी का अपने को स्पीड पता चला है, तो एरिया भी कौन सा पॉइंट का लेंगे, बी पॉइंट का। बी पॉइंट का एरिया क्या था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू स्पीड का वैल्यू √4/3। मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया क्यूब। तो ये हो गया ये 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा √3 इंटू 4, रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 100, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक। तो ये वैल्यू क्या आई 200√3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन लग गया भाई 4, 200√3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन लग गया 4, ठीक। 37 का कौन सा ऑप्शन लग गया 4। आगे भागते हैं। ये था सॉल्यूशन भाई, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन था इसमें। अगला EY का वैल्यू आया 69 sin 0.6 इंटू 10 पावर 3 x माइनस 1.8 इंटू 10 पावर 11 t वोल्ट पर मीटर। आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकालना है। ये हो गई वैल्यू किसकी, E0 की। तो पहले B0 निकाल लेते, अपन क्या लिखते थे E0 बाय B0 इक्वल टू C। तो B0 का वैल्यू क्या आ गया E0 बाय C। E0 का वैल्यू 69, B0 का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8, ये हो गया 23 इंटू 10 पावर -8,
एक जीरो इसको दे दो तो 2.3 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, ये आ गया बी नॉट का वैल्यू। अब ऑप्शन मैच करो, 3 में दिया हुआ है 2.3 2.3 10⁻⁷ 10⁻⁷ 10⁻⁷। अब इसके बाद अंदर की इक्वेशन याद रखना सब में सेम रहती है, ठीक है। तो इक्वेशन जनरेट हुई क्या, 2.3 इंटू 10⁻⁷ साइन 0.6 इंटू 10⁻3x माइनस 1.8 इंटू 10⁻11 t, ये हो गई इक्वेशन अपनी। अब बात यह होती है कि x डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, वेव प्रोपागेशन। y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, y एक्सिस में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अपन ये जानते हैं कि E परपेंडिकुलर होता है B के, और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, x, ये किस एक्सिस में है, y, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक ही एक्सिस बचती है z। तो BZ इक्वल टू क्या आया, 2.3 इंटू 10⁻⁷ साइन 0.6 इंटू 10⁻3x माइनस 1.8 इंटू 10⁻11 t। तो BZ का आंसर कौन सा लग गया, 38 का कौन सा ऑप्शन लग गया, थर्ड। ठीक, आगे भागते हैं। पॉइंट चार्ज 10⁻⁸ कूलम, एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज कितना है 10⁻⁸ कूलम, इज प्लेस्ड एट 0,0,0 ओरिजिन पे रखा गया है इस चार्ज को। द वर्क डन इन मूविंग पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम, वर्क डन इन मूविंग पॉइंट चार्ज Q1 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम A to 4,2,4,4,2 to B point 2,2,1 इज डैश जूल। ए से अपने कहां तक लेके जाना है, बी तक। तो ए, यहां पे वर्क का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। पोटेंशियल एनर्जी एट बी का वैल्यू क्या लिखोगे, के क्यू Q1 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस के क्यू Q1 बाय आर ए। अब आर ए और आर बी का वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा। आर ए का वैल्यू यहां से क्या आएगा, रूट ओवर 0 0 0 है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, रूट 36 का वैल्यू कितना आया, 6। बी पे भेजे तो आर बी का वैल्यू रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आया रूट ओवर 4 प्लस 4 प्लस 1, तो आया रूट 9, मतलब ये वैल्यू दिया 3। तो आर बी का वैल्यू 3 है, आर ए का वैल्यू 6 है। के क्यू Q1 को हमने कॉमन कर लिया तो 1/3 माइनस 1/r ए का वैल्यू 6, तो ये क्या बच जाएगा, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q का वैल्यू 10⁻⁻8, Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 6, 6 1 6, 9 2 18 इंटू यहां बचा 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1/6, तो ये कितना हो जाएगा, 18 कितने बार में कटेगा, 3 बार में, तो 3 इंटू 10⁻⁻5 जूल, या फिर इसी को लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻⁻6 जूल। कौन सा ऑप्शन लग गया भाई, 39 का 1। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। आगे, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप एक सर्कुलर लूप है जिसका एरिया कितना है, एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड विच वेराइज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला B इक्वल टू साइन 100t टेस्ला। if the resistance of the loop is 100 ohm, thermal energy dissipated, average thermal energy dissipated in the loop in one time period में कितना हीट आपका इवॉल्व होगा, ये अपने को पता करना है। सबसे पहले ईएमएफ की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ईएमएफ का इक्वेशन क्या लिखोगे, माइनस डी फाई बाय डी टी। फाई का वैल्यू क्या लिखोगे, बी इंटू ए का वैल्यू 1 है तो कोई टेंशन ही नहीं है, माइनस डी बाय डी टी, बी का वैल्यू साइन 100 टी।
ठीक, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ईएमएफ इक्वल टू माइनस 100 बाहर आ जाएगा कॉस 100t। ठीक, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 100t का डिफरेंशिएशन 100। तो ईएमएफ का वैल्यू ये आ गया। करंट का इक्वेशन क्या आएगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो माइनस 100/100 कॉस 100t। तो आई का वैल्यू आया माइनस कॉस 100t। माइनस का सेंस नहीं बचता, तो करंट का डेफिनेशन लिख दिए कॉस 100t। ये आ गया करंट का डेफिनेशन। रेजिस्टेंस अपने को पता है, एवरेज हीट निकालना है, तो एवरेज हीट के लिए अपन निकालेंगे DH इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। कहां से कहां तक, 0 से 1 टाइम पीरियड तक। ठीक है, इधर में इंटीग्रेशन कर देंगे तो H इक्वल टू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 100t इंटू आर का वैल्यू 100, आर का वैल्यू 100 dt। 100 बाहर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इधर गया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 इक्वल टू क्या रिप्लेस कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 200t बाय 2, इसका इंटीग्रेशन dt के साथ। तो h का वैल्यू क्या लिखे, 100, 1/2 dt क्या हो जाएगा, dt बाय 2, dt बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन cos 200 dt बाय 2, cos 200 dt बाय 2, इसका इंटीग्रेशन 0 से t। अरे यार, अब कॉस और साइन का इंटीग्रेशन करने का बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनता एक साइकिल में। ठीक है, तो एक साइकिल में कॉस और साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, 0। इन वन साइकिल कॉस थीटा का कोई भी ग्राफ हो, उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू क्या देता है, 0। तो ये तो पूरा हट ही जाएगा। ठीक, तो ये हट गया, तो यहां बचा क्या, h इक्वल टू 100t बाय 2। t का वैल्यू 100, t का वैल्यू एक टाइम पीरियड बाय 2। तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आएगा, वो इक्वेशन दी हुई थी, साइन 100t। तो ये हो गया ओमेगा हमारा। ओमेगा का वैल्यू कितना है, 100। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल T इक्वल टू 100। तो T का वैल्यू क्या आया, 2 पाई बाय 100। H इक्वल टू 100 इंटू 2 पाई बाय 100 इंटू 2। 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो H का वैल्यू क्या आया, पाई जूल। हीट का वैल्यू क्या आया, पाई जूल। कौन सा ऑप्शन लगा, 40 का 4। ठीक, आगे भागते हैं। ठीक, ये इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन था। पहले ईएमएफ निकालना था, ईएमएफ से करंट, करंट से हीट के लिए इंटीग्रेट करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ l, एक यूनिफॉर्म रॉड है हमारे पास जिसकी मास कितनी है m और लेंथ कितनी है l, सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ टू आइडेंटिकल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स। दो आइडेंटिकल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स है, उससे जोड़ा गया है। टेंशन इन वन स्ट्रिंग इमीडिएटली आफ्टर द अदर स्ट्रिंग इज कट। ये दो में से एक स्ट्रिंग को अचानक से काट दिया गया, तो आपको बताना है कि इसका टेंशन कितना होगा, T डैश इक्वल टू अननोन। ठीक, तो यहां पे जैसे ही इसको कट करेंगे तो ग्रेविटी इसको एक्सेलरेट कराएगा, mg। तो यहां टॉर्क लगेगा, ये कट हो गया। टाउ इक्वल टू क्या लिखेंगे, r क्रॉस f। तो यहां क्या लिखोगे, r का वैल्यू l बाय 2, f का वैल्यू mg, और दोनों के बीच में एंगल sin 90। तो टाउ का वैल्यू क्या आया, mg l बाय 2, और टाउ इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन क्या लिखते हो, आई अल्फा। आई का वैल्यू क्या, एम एल स्क्वायर बाय 3 अल्फा। तो एम जी एल बाय 2 इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3 अल्फा। ठीक है, एम से एम क्या हो गया, कैंसल। एल से एल क्या हो गया, कैंसल।
3 इधर गया तो 3g/2l इक्वल टू क्या आ गया अल्फा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितने दूरी पे है सेंटर ऑफ मास, l/2 इंटू अल्फा। ठीक, तो ये क्या आया 3/2 इंटू l/2 इंटू 3/2 g/l, l से l कैंसल हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया 3g/4। एक्सेलरेशन आ गया लीनियर। अब यहाँ पे नेट फोर्स देखेंगे, नेट फोर्स नीचे लग रहा है किसके कारण, mg के कारण, ऊपर लग रहा है किसके कारण, टेंशन के कारण, लेकिन जा कहाँ रहा है नीचे, कितने से 3g/4 से। तो क्या लिखेंगे, चलाने वाला फोर्स mg माइनस रोकने वाला फोर्स t इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। तो mg माइनस t इक्वल टू m इंटू 3g/4, ये साइड जाएगा। तो mg माइनस 3mg/4 इक्वल टू क्या आ गया t। तो यहां से t का वैल्यू क्या आया mg/4। कौन सा ऑप्शन लग गया भाई, 1। कौन सा, 41 का ऑप्शन लगा 1, नंबर 1। ठीक, आगे भागते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। Potential energy versus distance graph for some motion is shown. Rank various regions as per the magnitude of force acting on the particle from high to low. तो फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन होता है F इक्वल टू माइनस du/dx। मतलब कि स्लोप, नेगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x ग्राफ इज इक्वल टू फोर्स। और यहां मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स ग्राफ। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स ग्राफ का स्लोप तो बहुत आसानी से दिया हुआ है इसमें, देखो स्लोप ज्यादा रहेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्लोप हमको एकदम क्लियरली दिख रहा है, किसका है, BC। सेकंड नंबर में स्लोप किसका है, AB। थर्ड नंबर में स्लोप किसका है, DE। और जीरो स्लोप किसका है, CD। तो BC AB DE CD, BC AB DE CD। कौन सा ऑप्शन लग गया भाई, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन है ये, 42। ठीक, अगला 43। Initially, a satellite of 100 kg is in a circular orbit of radius 1.5 re। आपके पास एक सैटेलाइट है जिसका मास कितना है 100 kg, और ये कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r, रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 1 इक्वल टू 1.5 re। द सैटेलाइट कैन बी मूव टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 3 re। इस सैटेलाइट को लेके हम लोग कहां तक जा सकते हैं, RO2 3 re तक, बाय सप्लाइंग एनर्जी अल्फा इंटू 10⁶ जूल। कितना एनर्जी सप्लाई देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू अल्फा इंटू 10⁶ जूल। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अब यहां पे अपने को एनर्जी सप्लाई का वैल्यू क्या होगा, एनर्जी सप्लाई इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट माइनस टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में क्या लिखोगे भाई, पोटेंशियल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट प्लस काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट क्या हो जाएगा, G m बाय रेडियस नंबर 2 नेगेटिव साइन के साथ। काइनेटिक एनर्जी 2 हाफ m ऑर्बिटल नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 2 का स्क्वायर माइनस G बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 1 प्लस हाफ m स्पीड ऑफ ऑर्बिट नंबर 2 का स्क्वायर।
इसको ना एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं पहले पूरा पूरा, तो ना दोनों के लिए आसानी से आ जाएगा। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला अपन लोग लिखते हैं, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं √g मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, VO2 का स्क्वायर इक्वल टू GM बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक को सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे -GMM बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट प्लस हाफ स्मॉल m इंटू GM बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 2। तो ये ओपन होकर कितना हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू और ये हाफ वैल्यू सेम की GMM बाय RO, यहाँ हाफ वैल्यू यहाँ पूरी वैल्यू है, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव GMM बाय 2 टाइम्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 2। और इसको भी सॉल्व करोगे सिमिलर वैल्यू आएगी माइनस GMM बाय 2 टाइम्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 1। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो एनर्जी सप्लाई इसको सॉल्व करके आएगा, ठीक है। एनर्जी सप्लाई इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस माइनस प्लस GMM बाय 2 टाइम्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 1 माइनस GMM बाय 2 टाइम्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 2। GMM बाय 2 1 अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 1 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 2। रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 1 और रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 2 का वैल्यू डाल देंगे, GMM बाय 2 1 अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट नंबर 1 इज 1.5 रेडियस ऑफ अर्थ माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो GMM बाय 2 नीचे आ गया 3RE, यहां आ गया 2RE माइनस RE, RE नहीं रहेगा यार, 2 माइनस 1, 1.5 2 जा 3 1 जा, तो ये क्या आया GMM इंटू 1 बाय 3RE बाय 2। ऊपर नीचे RE मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया GME बाय ये हो गया RE का स्क्वायर इंटू स्मॉल m बाय 6 इंटू RE। ये G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर क्या हो गया, स्मॉल g, ये आया mg/RE बाय 6। मास का वैल्यू कितना 100, g का वैल्यू कितना 10, RE का वैल्यू दिया है अपने को 6 इंटू 10 पावर 6 मीटर अपॉन 6। ठीक, तो ये 6 से 6 कैंसल हो गया, ये वैल्यू कितनी आई 6 7 8 9, 10 पावर 9 जूल की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हो गया अपना एनर्जी सप्लाई। एनर्जी सप्लाई का वैल्यू अपने को गिवन था क्वेश्चन में अल्फा इंटू 10 पावर 6, तो यहां क्या आया अल्फा इक्वल टू 10 पावर 9 अपॉन 10 पावर 6, तो ये बचा 10 पावर 3 जूल। 10 पावर 3 मतलब अल्फा का वैल्यू 1000 जूल। कौन सा ऑप्शन लग गया 4, 43 का कौन सा ऑप्शन लगा 4। ठीक, आगे भागते हैं। Two strings of linear density mu a equal to 2 into 10 power minus 4 kg per meter and mu b equal to 4 into 10 power minus 4 kg per meter and length LA equal to 2.5 meter, length LB equal to 1.5 meter are joined. Free ends A and B are tied to rigid support C and D. ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक, ये हो गया रस्सी नंबर ए, रस्सी नंबर बी। क्रिएटिंग अ टेंशन ऑफ, टेंशन इक्वल टू 500 न्यूटन, यहां पे भी क्या 500 न्यूटन, दोनों में टेंशन सेम है। टू आइडेंटिकल पल्सेस सेंट फ्रॉम सी एंड डी एंड्स टेक टाइम t1, एक बार यहां से जनरेट किए पल्स, एक बार यहां से जनरेट किए पल्स,
दूसरे एंड पे रीच करने में टाइम लगा। अच्छा नहीं, दोनों को साथ में जोड़े, दोनों रस्सियों को साथ में जोड़े। एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, जॉइंट यहां बीच में। ठीक, जॉइंट यहां बीच में है। जॉइंट तक पहुंचने में दोनों को समय लगा T1 और यहां पे T2। ठीक, ऐसे ज्वाइन किया गया है। तो अपने को ये T1/T2 का रेशियो बताना है। T1/T2 इक्वल टू अननोन। तो अगर फंडामेंटल्स से करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? एल ए लेंथ ऑफ ए अपॉन स्पीड इन ए डिवाइडेड बाय लेंथ बी अपॉन स्पीड इन बी। क्या लिखोगे? एल ए बाय एल बी इंटू वी ए वी बी बाय वी ए। ठीक। लेंथ ए का वैल्यू कितना था? 2.5। लेंथ बी का वैल्यू 1.5 इंटू वी बी का वैल्यू क्या रहेगा? रूट ओवर टी बाय म्यू बी अपॉन रूट ओवर टी बाय म्यू ए। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, म्यू ए ऊपर चले जाएगा, तो क्या आएगा? 0.5 से कटा देते हैं इसको। 0.5 3 जा 0.5 5 जा, ये वैल्यू आया 5/3 इंटू रूट ओवर म्यू ए बाय म्यू बी। 5/3 इंटू रूट ओवर म्यू ए का वैल्यू था 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन बी का वैल्यू था 4 इंटू 10⁻⁻4। ये कैंसल आउट हो गए, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आया? 5/3 रूट 2। ये वैल्यू अपने को मिली 5/3 रूट 2। तो 5/3 इंटू रूट 2 का वैल्यू 1.4, तो 5/, ये हो गया 4.2। ठीक, 5/4.2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या वैल्यू मिलेगी? 1.1 नहीं मिल पाएगा। 50 कर देते हैं ना, 50 डिवाइडेड बाय 42। ऐसे में डेसिमल का झंझट हट जाएगा। ये आया 1, तो ये हो गया 42। ये आया 8, डेसिमल लगा, ये हो गया 0। तो 42 2 जा 84 हो जाता। तो ये इससे थोड़ा सा कम है, यानी 2 नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 से थोड़ा सा कम वैल्यू कौन सा हो जाएगा? 18 वाला। ठीक, 42 2 जा में क्या हो जाता? 42 2 जा 84 हो जाता, ये थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, 80 से तो ये 18 कर देंगे तो ये 80 में कैंसल आउट हो जाएगा, खत्म। तो ये वैल्यू कितना आया? 1.18। ये आया रेशियो किसका? T1/T2। कौन सा ऑप्शन लगा भाई? 4। 44 का 4। आगे जाते हैं। 45 एरर का क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ टू स्प्रिंग कांस्टेंट वेर मेजर्ड, K1 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 न्यूटन पर मीटर and K2 equal to 20 plus minus 0.3 Newton per meter. If these springs are connected in parallel, then percentage error का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। तो डेल्टा x एरर हम लोग हमेशा जानते हैं, एरर इज ऑलवेज एडेड। तो एरर दोनों का ऐड कर देंगे, एरर को ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5। 0.5 अपॉन नेट वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 10, ये हो गया 30 इंटू क्या लगाए? 100। 0.5 के टेबल में आपका 30 कितने बार में कटेगा? कितने बार में कटेगा यार? 1/2 लिखते ना, 60। 0 से 0 क्या हो जाता? कैंसल। तो 10/6, ये आ गया 5/3। 5/3 मतलब कितना? 1.67%। कौन सा ऑप्शन लग गया? 45 का। ठीक, आगे जाते हैं। 46 माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन है। इन a microscope objective having focal length FO equal to 2 centimeter, eyepiece having focal length 4 centimeter
and tube length of the tube is 32 centimeter. The magnification produced by this microscope in normal adjustment, तो normal adjustment में माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है L बाय एफ ओ इंटू डी बाय एफ ई। ठीक, तो L का वैल्यू क्या हो गया 32 सेंटीमीटर, एफ ओ का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर और एफ ई का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 कैंसल हो गया, 8 4 जा सॉरी 8 2 जा, क्या बोल रहा हूँ यार, 4 2 जा 8, 32 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 जा 8, 4 जा 4 5 जा 4 इंटू 25, ये आ गया 100, तो मैग्निफिकेशन आएगा इसका 100 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बनेगी। और मेक सेंस, क्योंकि आपको माइक्रोब्स देखने हैं तो उतना छोटा, उतना मैग्निफिकेशन आपको कम से कम चाहिए होता है। ठीक है, आगे भागते हैं। 47 two thin identical rods of mass m kg and length l meter। आपके पास दो थिन रॉड्स है जिनका मास कितना है, आगे चलते हैं ना, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। दो थिन रॉड्स है जिनका मास कितना है m और लेंथ कितना है l, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। एक को यहां सेंटर से कनेक्ट किया है और एक को परपेंडिकुलर रखा है, दोनों का लेंथ l है, मास m है। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंबाइंड रॉड सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड्स इज x बाय 12। यहां से अपने को पॉइंट P से अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू गिवन भी है, I का वैल्यू x बाय 12 ml स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे इस रॉड का सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, I सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12। ठीक, और इस रॉड का तो अपने को पता ही है एंड के अबाउट, I एंड का वैल्यू कितना होता है ml स्क्वायर बाय 3, तो ये वैल्यू तो अपने को पता है। अपन ये जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड इफ नोन अबाउट सेम एक्सिस। एक्सिस सेम रहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर सकते हैं, ऐड। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग मूव करके लेके जाएंगे कहां तक, यहां तक। किसका यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो कितना डिस्टेंस मूव किए L, तो ये हो गया अपना D। तो ये वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P, I न्यू एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, I न्यू एक्सिस इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। I सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू डी का वैल्यू l स्क्वायर। तो क्या आया, 12 इधर चले गया, ml स्क्वायर प्लस 12ml स्क्वायर बाय 12। तो I न्यू एक्सिस का वैल्यू क्या आ गया 13 बाय 12 ml स्क्वायर। ठीक, रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया P पॉइंट के अबाउट हमने निकाल दिया, और P पॉइंट के अबाउट दूसरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को ऑलरेडी पता था, ml स्क्वायर बाय 3। तो I टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, I न्यू एक्सिस फॉर हॉरिजॉन्टल रॉड प्लस उस रॉड का I एंड, तो क्या हो गया 13 बाय 12 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 3। एलसीएम देंगे तो नीचे बन जाएगा 12, ये हो गया 13 ml स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर 4 ml स्क्वायर, 13 प्लस 4 17 ml स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू, आपको गिवन वैल्यू क्या थी x बाय 12 ml स्क्वायर, तो x बाय 12 ml स्क्वायर, ml स्क्वायर से ml स्क्वायर कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, x का वैल्यू 17। जिसने भी सॉल्व किया है बिल्कुल सही सॉल्व किया, x का वैल्यू कितना आएगा 17। 48, ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है। द हीट जनरेटेड इन 1 मिनट बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ये अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट दिया हुआ है, 1 ओम 2 ओम नीचे
2 ओम और 4 ओम। यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा है 1 ओम। तो ये हो गया R1 बाय R2 इक्वल टू यहाँ 1:2, यहाँ भी 1:2, R3 रेशियो R4, ये भी हो गया 1:2, 2:4। तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक, ये डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ नीचे क्या लगा है, 9 वोल्ट की बैटरी लगी, 9 वोल्ट की बैटरी लगी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताया है 1 ओम है। द हीट जनरेटेड इन 1 मिनट, इस सर्किट में अपने को जनरेट करना है 1 मिनट में हीट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो भी सर्किट है इसका हम लोग को हीट जनरेटेड बताना है। सर्किट में ये वाले बैटरी में 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ हीट जनरेट करते हैं। चलो, तो ये हो गया 1 2, ये हो गया सीरीज में है 3, 2 4 का हो गया 6। तो ऊपर लगा है अपने पास कितना 3 ओम, उसके नीचे लगा है कितना 6 ओम। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आर नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आ गया 18 अपॉन 9, तो ये हो गया 2 ओम। तो ये ऊपर वाला हो गया 2 ओम। 2 ओम को बैटरी के साथ जोड़े, ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम, उसके साथ बैटरी जोड़ी है, बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये हो गया 9 वोल्ट। तो 2 और 1 ये हो गया 3 ओम, 3 ओम के साथ 9 वोल्ट। तो करंट का वैल्यू आ गया V बाय R, V का वैल्यू 9, R का वैल्यू 3, तो कितना आया 3 एम्पियर का करंट आया। 3 एम्पियर का करंट, लेकिन हीट सिर्फ कौन से दो बिंदुओं के बीच जनरेट करनी है 2 ओम के लिए। ठीक, तो हीट इक्वल टू क्या लिखेंगे, I स्क्वायर R इंटू टी। I का वैल्यू कितना आया 3 का स्क्वायर, R का वैल्यू 2 इंटू टी का वैल्यू 1 मिनट 60 सेकेंड। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 इंटू 60, 9 2 जा 18 इंटू 60, 18 6 जा 6 10 जा 60, 48, 1080 जूल एनर्जी यहां जनरेट होगी। 1080 जूल। कौन इनका ऑप्शन जो लगाए हैं गलत लगाए हैं, 1080 आना चाहिए था 48। कितना आंसर आएगा 1080। इससे पहले वाला ठीक किए थे। लास्ट क्वेश्चन 49। 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, कितनी मोल गैस है 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज डैश कैलोरी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते थे, NCV डेल्टा T। द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट प्रेशर, CP का वैल्यू दिया है इन्होंने 7 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, और R का वैल्यू दिया है 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ अपने को CV का जरूरत है, CP माइनस CV इक्वल टू क्या लिखते हैं R। CP का वैल्यू 7 माइनस R का वैल्यू 2 इक्वल टू आ गया CV। तो CV का वैल्यू यहां से क्या आया 5 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। N का वैल्यू था 10, CV का वैल्यू 5, ये हो गया मोल, यूनिट भी कैंसिल करा देंगे, मोल डिग्री सेल्सियस। डेल्टा T का वैल्यू 30 टू 40 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस। डिग्री सेल्सियस कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, तो यहां बचा क्या 5 10 जा 50, 50 10 जा 500 कैलोरी का यहाँ पे आपको इंटरनल एनर्जी में क्या मिलेगा चेंज। ठीक है, ये हो गया इनका आंसर बिल्कुल क्या है सही। 49 का आंसर आएगा 500। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ जो कॉन्सेप्ट समझाए गए, सॉल्यूशंस बता गए, वो आपको समझ में आए होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अच्छा पेपर था, ठीक है, मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी था मेरे अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था, मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी था ये। ठीक है, ठीक, थैंक यू।